हेलो। हेलो। आवाज आ रही है आप लोगों को? हेलो। आवाज है? जी जी, ओके। कल का कोई क्वेश्चन तो नहीं रह गया आप लोगों को? इन्फ्लामेटरी बowel डिसीज पढ़नी थी हमको। आईबीडी पढ़ना था। कोई क्वेश्चन कल के लिए? हेलो, कोई भी? कोई नहीं? और कोई कुछ पूछना चाहता हो, जिसको भी लग रहा हो? क्या बात है, आप लोग बाद में पढ़ते नहीं हो? कोई है तो बताइए, वरना कोई बात नहीं, आगे बढ़े। किसी का कुछ भी हो बता सकते हैं आप लोग। जो पढ़ा उसमें हो, किसी और चीज में हो। कुछ भी नहीं? चलिए, कोई बात नहीं। हम लोग आइडिया लेते हैं इन्फ्लामेटरी बowel डिसीज का। कोई क्वेश्चन किसी का हो कर सकता है, प्लीज। करना मुझसे मत बोलना कि आपने मुझसे बताया। इंटेस्टाइनल ट्यूबरकुलोसिस में कोई क्वेश्चन हो, ठीक है, या अदर चीज में कोई क्वेश्चन हो, कहीं से भी हो। चलिए, आईवीडी को देखते हैं। आईवीडी में क्या खास है वो समझते हैं। इन्फ्लामेटरी बowel डिसीज है ना, फेमस डिसऑर्डर है, बहुत देखने को मिलने लग गया आजकल। पहले इतना कॉमन नहीं था। उसकी वजह मैं बता चुका हूँ, जो कि हमारी जो लाइफ स्टाइल है वो बहुत डिस्टर्ब हुई है। तो उसकी वजह से ऑटोइम्यून डिसऑर्डर बहुत बढ़ गए हमको। ऑटोइम्यून डिसऑर्डर बहुत बढ़ गए। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसको समझिएगा, आईवीडी का मतलब क्या है। ग्रुप ऑफ क्रोनिक डिसऑर्डर दैट कॉज इन्फ्लामेशन एंड अल्सरेशन इन स्मॉल एंड लार्ज इंटेस्टाइन या बowels, एक ही बात। यानी सबसे पहले समझने वाली बात तो ये है कि कोई एक पॉइंट पे आप आईबीडी को डिस्क्राइब नहीं कर पा रहे।
ग्रुप ऑफ क्रॉनिक डिसऑर्डर, यानी नंबर ऑफ सिम्टम आने वाले ग्रुप है क्रॉनिक डिसऑर्डर का। पहले तो ये बात क्लियर समझिए, क्लियर। ग्रुप ऑफ क्रॉनिक डिसऑर्डर दैट कॉजेज, यानी जो क्या करता है, इन्फ्लामेशन एंड अल्सरेशन, कहाँ, इन स्मॉल एंड लार्ज। तो ये जो डिसऑर्डर पढ़ने वाले हैं आईबीडी, वो ऐसा नहीं है कि सिर्फ स्मॉल इंटेस्टाइन का डिसऑर्डर है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन में भी कॉज करेगा और ये लार्ज इंटेस्टाइन को भी कॉज करेगा, दोनों में आने वाला क्या आएगा देखते हैं। मेनली टू मोस्ट कॉमन डिसीज आईबीडी के अंदर, हालांकि बहुत सारे डिसऑर्डर आते हैं, बट जो मेन डिसऑर्डर है जिनके खातिर आईबीडी जानी जाती है वो मेनली दो ही है, एक क्रॉन्स डिसीज, दूसरी अल्सरेटिव। दोनों की लगभग इटियोलॉजी, क्लिनिकल फीचर, मैनिफेस्टेशन लगभग समान है, बस हल्का हल्का अंतर है, और साइट को लेके भी अंतर हल्का सा है और फीचर को लेके भी अंतर हल्का सा है। हालांकि पहली नजर में जब आप पढ़ेंगे या देखेंगे या मरीज को पकड़ेंगे तो आप अंतर नहीं कर पाएंगे कि कौन सी डिसीज है, कौन सी अल्सरेटिव। जब तक आप कुछ 2 4 5 बार इसको ढंग से पढ़ न लें तब तक आप आईबीडी में और दोनों जो आईबीडी है उनमें अंतर नहीं कर पाएंगे। ठीक, कोशिश करें इसको समझने की, दोनों में फर्क क्या है। चलिए, ये क्रॉन्स डिसीज सेट, ये अल्सरेटिव नाम में छुपा हुआ है। सबसे पहले हम पढ़ते हैं क्रॉन्स डिसीज को। सबसे पहले तो ध्यान रखना उसकी डेफिनेशन पे, आइडियोपैथिक क्रॉनिक ट्रांसम्यूरल इन्फ्लामेटरी प्रोसेस। अब मैं किसी से भी, कोई भी, आप मुझे ये बताएं इस लाइन का क्या मतलब है। पहली लाइन को अगर आप ठीक से समझ गए तो मान के चलिए आप प्रॉपर क्रॉन्स डिसीज को अच्छे से समझ गए। हर लफ्ज का, हर वर्ड का अपना एक मीनिंग है। आइडियोपैथिक का अपना एक मीनिंग होता है, क्रॉनिक का अपना एक मीनिंग होता है, ट्रांसम्यूरल का अपना एक मीनिंग है, और इन्फ्लामेटरी प्रोसेस का अपना एक मीनिंग है। यानी आइडियो, क्रॉनिक, ट्रांस और इन्फ्लामेटरी, 4 लफ्ज है यहाँ पे। आइडियोपैथिक का वो डिसीज, वो डिसऑर्डर जिसमें हम कोई भी एग्जैक्ट इटियोलॉजी नहीं मालूम कर पा रहे, पता नहीं क्यों, तो ऐसे डिसऑर्डर को हम डाल देते हैं आइडियोपैथिक। क्रॉनिक डिसऑर्डर हम जब बोलते हैं जब कोई डिसऑर्डर 6 मंथ या उससे ज्यादा रिपीटेडली बार बार रिपीट हो रहा है और उसकी जो मैनिफेस्टेशंस है वो अलग है, एक्यूट की तरह नहीं है। दूसरा, वहां जो मौजूद है इन्फ्लामेटरी सेल्स, वो क्रॉनिक इन्फ्लामेटरी सेल्स जो हम सेकेंड ईयर में पढ़ते हैं, एक्यूट और क्रॉनिक इन्फ्लामेशन, उसके बेस पे हम एक्यूट और क्रॉनिक को डिसाइड कर देते हैं। तो आइडियोपैथिक मतलब जहाँ कोई एग्जैक्ट कॉज नहीं मालूम हो। शायद आप में से बहुत से लोगों को नहीं मालूम होगा, जो हमारा एंगर होता है, जो हमारा शोरो होता है, ग्रीफ होता है, एंजाइटी होती है, उसका इफेक्ट बॉडी में 2 जगह बहुत पड़ता है। एक लिवर पे, लिवर और इंटेस्टाइन, दूसरा सेक्सुअल पे। ये 2 पार्ट हमारे जनरली अफेक्टेड होते हैं। जो लोग एंजियस रहते हैं या ग्रीफ में रहते हैं उनके ये 2 पार्ट जरूर अफेक्टेड होते हैं। लाइकोपोडियम को आप पढ़ें, स्टेपिस को आप पढ़ें, अर्जेंटम को आप पढ़ें, नक्स वोम्का को आप पढ़ें, ठीक है ना। तो ये कॉमन डिसऑर्डर है जो इन रेमेडी के साथ मिलेंगे। आइडियोपैथिक जो डिसऑर्डर आएगा उनके पीछे मैक्सिमम केस में आप देखना उसको स्ट्रेस मिलने वाला है, एंजाइटी मिलने वाली है। और एंजाइटी खास किस तरह, कंफ्यूजन वाली एंजाइटी समझते हैं? समझते हैं क्या? कंफ्यूजन वाली एंजाइटी कोई भी मुझे बताए। कंफ्यूजन वाली एंजाइटी का मतलब ये है कि हम अपने गोल के बारे में, उसकी प्रोसेस के बारे में, उसके रिजल्ट्स के बारे में, उसके एफर्ट के बारे में
क्लियर नहीं है और हमारी एक्सपेक्टेशन अलग है, हमारा एफर्ट अलग है, तो हमें एनजीएस आएगा, फ्रस्ट्रेशन आएगा। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मेरा पार्टनर है जो भी रिसेंटली मैंने उनको अपॉइंट किया है, यहाँ अदरवाइज नहीं लेने वाली बात है, मैं सिर्फ एग्जांपल देना चाहता हूँ। वो क्लिनिक पे पहुंचते हैं 7 बजे, 7:45 गायब हो जाते हैं। 7:40 मतलब 30 से 40 मिनट की उनकी सिटिंग है। ठीक, सेम क्लिनिक है, मैं बैठता हूँ सुबह उस पर 10 से लेके 2 से 3 बजे तक ऑन एवरेज। हम 15 से मरीज पर डे उसी क्लिनिक पर देख रहे हैं, एक ही सिटिंग में। वो पिछले 2.5 महीने से एक मरीज नहीं देख पाया उसी सिटिंग पे, उसी क्लिनिक। सेम क्लिनिक, सेम सेटअप, सेम एरिया, सेम सब कुछ, एक मरीज नहीं। वजह, कोई लोग कहते हैं कि नहीं एरिया का फर्क पड़ता है तो एरिया उसके लिए सेम है। कई लोग कहते हैं आपका सेटअप बहुत अच्छा है तो उसका फर्क पड़ता है तो सेटअप उसके लिए भी सेम। फिर फर्क कहाँ आ गया कि आप उसी क्लिनिक पे, जबकि सबसे अच्छी ओपीडी शाम की मानी जाती है, लोग फ्री रहते हैं, जॉब वाले फ्री हो जाते हैं। सुबह तो आदमी बिजी रहता है, काम काज में बिजी रहता है, जॉब पे चला जाता है, उसके बावजूद भी हम 15 से 20% ओपीडी सेम वहां कर देते हैं एक टाइम के अंदर। वो एक की नहीं कर पा रहे। फीमेल है हालांकि, मेल नहीं है। वजह समझ पा रहे हैं क्यों? ऐसा भी नहीं है कि डंप स्टूडेंट सब एक्सपर्ट है, अपने जमाने के टॉपर्स रहे। कोई तो वजह होगी कि आप एक क्लिनिक पे, सेम क्लिनिक पे, सेम एनवायरनमेंट में आप एक मरीज नहीं देख पा रहे और रोज उनकी कंप्लेंट होती है, अरे आज तो कुछ भी नहीं आया। आपको कैसे मिल जाती है? आपके टाइम पर तो भीड़ रहती है। गलती कर रहा है वो, ये गलती कर रहे हैं मेरे पार्टनर, क्योंकि आप स्टार्टिंग वाले टाइम में मेरे पीक वाले टाइम से कंपेरिजन करो। क्लिनिक कोई भी सेटअप हो, चाहे क्लिनिक हो, कोचिंग हो या कुछ भी हो, स्टार्टिंग के 3 ईयर हमें कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी होती, बहुत बड़ा पीरियड होता है। उस 3 ईयर में हमें स्टेप बाय स्टेप अपने आप को आगे बढ़ाना होता है। स्टार्टिंग के 6 मंथ सिर्फ आपको एडवर्टाइजमेंट पे फोकस करना होता है। एक मरीज भी अगर आ जाए तो वो भी बहुत होता है, और हमें धीमे 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 अपने एरिया में कैंप करने होते हैं, मार्केटिंग करनी होती है और फोकस करना होता है अपने स्टडी पे। तो मुझे रोज बैठ के, अगर मैं 2 घंटे भी फालतू बैठा हूँ, 2 घंटे मुझे 2 टॉपिक तो अच्छे से पढ़ना है, 2 मेडिसिन तो पढ़ना है, और वो गेम खेलते रहते हैं, रील चल रहे हैं, गेम चल रहे हैं, शॉपिंग देख रहे हैं, फोकस ही नहीं है। तो आपने एबीसीडी पढ़ी नहीं, डायरेक्ट आप कविता पढ़ने लग जाएंगे। अगर मैं कंपेरिजन करूं गुप्ता जी के पेशेंट से तो मैं, मेरी भी बेवकूफी हो जाएगी ना। हमारे सीनियर गुप्ता जी हैं, पर डे 40 से 50 पेशेंट देखते हैं, यानी ऑन एवरेज उनका 30-40 हजार की ओपीडी है। 1,500 से कम किसी का लगता नहीं उनके यहाँ पे। तो क्या फिर तो मैं फ्रस्ट्रेशन में आ जाऊंगा, अरे मेरे पास तो 500 हजार की ओपीडी, वो तो 30-40 हजार की ओपीडी कर रहे हैं, यानी वो ज्यादा, मुझे ऐसा क्यों नहीं है, मैं परेशान हो जाऊं। तो ये मेरी मूर्खता हो जाएगी। भाई वो जिंदगी के 40 साल गुजार चुके हैं, उन्होंने एक एक मरीज को भी ध्यान दिया है, 7 दिन में एक मरीज भी है उस पर भी फोकस किया है, और अपना एफर्ट जारी रखा। आप बैठ रहे हो 7 बजे, चले जा रहे हो 7:40 पे, जबकि आपको 5 बजे बैठना चाहिए, 8:30 जाना चाहिए, तो आपका स्टार्टिंग ही खराब है, तो रिजल्ट तो खराब होना ही हो रहा है। आप फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे। तो जो क्रॉन्स डिसऑर्डर है, आइडियोपैथिक डिसऑर्डर है, वो जनरली उन लोगों को होता है जो कंफ्यूज है अपने आप से। वो एक्सपेक्टेशन बहुत बड़ी करते हैं पर रिजल्ट्स नहीं आते। परसों के मैच में द्रविड़ ने एक एग्जांपल दिया था, उन्होंने पूछा भी था जब पाकिस्तान से मैच होने वाला था, तो बोले आप क्या सोच रहे हैं इस मैच के बारे में? बोले हम अच्छा खेलेंगे, हारेंगे तो भी जिंदगी आगे बढ़ेगी, जीतेगी तो भी आगे जिंदगी बढ़ेगी, ये तो पार्ट ऑफ लाइफ। बहुत ज्यादा क्या सोचना उसके बारे में, जो हमारे हाथ में वो तो हम कर सकते। तो वो दोनों रिजल्ट्स के लिए मेंटली रेडी थे, उन्हें मालूम है गेम है, आता ही है। और कई लोग क्या होते हैं गेम में जो देख रहे होते हैं, टीवी फोड़ देंगे, नस काट लेंगे, एक दूसरे को मारेंगे, गालियां दे देंगे, तो वो गेम को समझते ही नहीं, मूर्ख है। वो गेम को युद्ध की तरह ले रहे हैं। गेम को गेम की तरह तो वही लेगा जिसको मालूम है पार्ट ऑफ गेम है, दोनों टीमें खेलने के लिए उतरती हैं, जिस समय जो अच्छा परफॉर्मेंस कर जाएगा बात खत्म। सभी के पास इंटरनेशनल प्लेयर,
कोई वहां से आपको तोप से या मिराज से थोड़ी लड़ना है कि हमारे पास तो बहुत सारे मिराज रखे हुए हैं, उनके पास तो कुछ नहीं है, फिर भी कैसे हार जीते। तो ये हमारी मेंटेलिटी है कि हम उस मैच को ले किस तरीके से रहे, मैच को मैच के तरीके से लेना है, तो मैं एंजाइटी नहीं होगी। पर अपने यहाँ इमोशंस बिकते हैं इंडिया में, समझ रहे हो ना, इमोशंस बिकते हैं। तो ऐसे लोगों को क्रोन्स डिसऑर्डर या आइडियोपैथिक डिसऑर्डर कॉमनली होगा, जो कंफ्यूज रहते हैं, आज बरसात क्यों हो रही है पता नहीं, मेरा मूड खराब हुआ, तुम्हारे हाथ में बरसात है क्या। अननेसेसरी क्वेश्चन, अननेसेसरी फ्रस्ट्रेशन, अननेसेसरी उस पर आंसर क्वेश्चन, इससे हमारे दिमाग में एनजीएस 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 एंजाइटी आती है, और वो हमारी लिवर और जीआईटी को अफेक्ट करते हैं। ऐसे हार्मोन्स रिलीज होते हैं ड्यूरिंग एंजाइटी, वो हमको इम्पैक्ट करते हैं, हमारी भूख को खराब करते हैं, हमारी सेक्सुअल लाइफ को खराब करते हैं, हमारी कंसंट्रेशन को खराब करते हैं, डिस्टर्बेंस होता है, ठीक है ना। एंजाइटी हमें अंदर से तोड़ती है फोकस। अब देखिए डेफिनेशन क्लियर है, आइडियोपैथिक, क्रॉनिक, ट्रांसम्यूरल। ट्रांसम्यूरल का मतलब होता है जो लेयर रहती है पूरा कवर करेगी, सुपरफिशियल कवर नहीं करेगी, इसलिए इसको बोला है ट्रांसम्यूरल, ठीक है, पूरी की पूरी मिकोजा को कवर कर लेगी। और इन्फ्लामेटरी तो है ही, चार चीजें हैं, आइडियोपैथिक है यानी एग्जैक्ट कॉज नहीं मालूम, क्रॉनिक है, ट्रांसम्यूरल है, और इन्फ्लामेटरी है। क्रोन्स डिसीज की हम बात कर रहे हैं, अगर हम अल्सरेटिव पढ़ रहे होते तो वो ट्रांसम्यूरल नहीं होगी, तभी उसमें सुपरफिशियल है, तभी उसमें अल्सर बने, ठीक। माउथ से शुरू होती है, एनएस तक आती है, यानी होल जीआईटी कवर कर रही है क्रोन्स डिसीज, बशर्ते कुछ फिक्स एरिया है जहां पे ज्यादा होती है, कुछ एरिया में कम होती है, पर पकड़ेगी सबको। मोस्ट कॉमनली इन्वॉल्व टर्मिनल आइलियम, मैंने बोला कुछ खास एरिया है जो ज्यादा, छोटी आंत का लास्ट पॉइंट अगर आप पढ़ते हैं, टर्मिनल आइलियम, इलियोसिकल जंक्शन, ठीक है, एंड सीकम, ये रीजनल एंट्राइटिस। तो इसके कुछ एरिया ज्यादा फेमस, अगर मैं फिर से पीछे जाऊंगी, देखो क्रोन्स डिसीज में आपको स्मॉल इंटेस्टाइन ज्यादा पकड़े हुए नजर आएगी, देखो अल्सरेटिव में स्मॉल इंटेस्टाइन इतना ज्यादा लाल नहीं है, जो लाल लाल एरिया है वो दिखा रहा है कि ये इन्फ्लाम्ड एरिया है। अल्सरेटिव में ये देखो लार्ज इंटेस्टाइन ज्यादा इन्वॉल्व है, यहाँ पे लार्ज इंटेस्टाइन इन्वॉल्व तो है पर उतनी नहीं, केवल ये एरिया इन्वॉल्व है, एरिया इन्वॉल्व है, और एरिया इन्वॉल्व है, ये एरिया खाली पड़ा है पूरा। देखो छोटी आंत में ये एरिया इन्वॉल्व है हल्का सा, ये मगर ये पूरा खाली पड़ा है। यहाँ देखो ये एरिया पूरा खाली पड़ा है छोटी आंत का। अल्सरेटिव में छोटी आंत कम इन्वॉल्व होती है, क्रोन्स में छोटी आंत ज्यादा इन्वॉल्व होती है, बड़ी आंत कम होती है। ये पहला क्या है फर्क, बारीकी से पढ़ेंगे तो समझ में आएगा, नहीं पढ़ेंगे बारीकी से तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा, ठीक, मेहनत करनी पड़ेगी आपको, ऐसे आप डॉक्टर नहीं बन सकते, हमें बाद में पहले डॉक्टर तो बनिए, ठीक। आगे बढ़े, स्किन लीजन आर पैथोग्नोमिक, कैसे, डायग्नोस्टिक टिपिकली बिटवीन 15 से 25 साल, फोकस करो, 15 से 25 साल एज है, यानी मिड एज है, क्रोन्स डिसीज की बात कर रहे हो, अभी उसमें एज बदल जाएगी। नो जेंडर प्रिडिक्शन, है ना, फैमिली में रन करती है, फैमिली टू फैमिली रन करती है, देखना आप जिन लोगों को आइडियोपैथिक डिसऑर्डर है उनकी फैमिली में ये कॉमन होता है, जो लोग स्मोकर होते हैं उनको ज्यादा अफेक्टेड करती है। वो चीज क्लियर हुई, एक तो फैमिली में रन कर रहा है, दूसरा स्मोकर आ गया, तीसरा क्रोन्स डिसीज कैन बी स्ट्रक्चरिंग, पेनिट्रेटिंग और इन्फ्लामेटरी, यानी इसके जो सिम्टम्स हैं वो कई तरह से हो सकते हैं, या तो यहाँ पे फाइब्रोसिस बन जाएगी क्योंकि वो ट्रांसम्यूरल हो रहा है, या यहाँ पे पेनिट्रेटिंग सिम्टम आएंगे, अंदर तक घुस जाएगा, और इन्फ्लामेटरी तो है ही। ये हुई इसकी डेफिनेशन क्रोन्स डिसीज की। अब बात करते हैं एटियोलॉजी की, एटियोलॉजी की बात करें, देखिए मेन क्या है, ध्यान से पढ़ो, आइडियोपैथिक
ठीक, आइडियोपैथिक, इम्यूनोलॉजिक ये छोड़ दीजिएगा, आइडियोपैथिक हो सकती है, जेनेटिक हो सकती है और इम्यूनोलॉजिकल हो, 3-4 कारण तो क्लियर है। सबसे मेन है इसका क्लिनिकल प्रेजेंटेशन। ये डायरिया लगेगा क्योंकि इंटेस्टाइन डिसऑर्डर है, एब्डोमिनल पेन होगा, वेट लॉस होगा। अभी रिसेंटली कल ही मेरे पास गर्ल्स थी, 20-25 साल की एज होगी उसकी, उसको IBD डायग्नोस हुआ है। जब उसकी पूरी हिस्ट्री ली तो उसके फादर ने 2 शादी कर लिए, 2 मदर है उसके घर में, 4 बच्चे पहली वाली मदर के हैं, 2 बच्चे या 3 बच्चे शायद इस वाली मदर के हैं। जो अभी जो मदर आई है उनका प्रीडोमिनेशन है घर पे, इस बच्ची को फोकस उतना नहीं मिल पाता जितना कि मिलना चाहिए था, तो वो कंफ्यूज है कि मैं इस चीज का पॉजिटिव लूँ या नेगेटिव लूँ। दिन रात माइंड में चलता रहता है, कहाँ कहीं भी जाती है, मार्केट जाती है, स्कूल जाती है, कॉलेज जाती है, जो भी जहाँ जाती है स्टडी के लिए, वही चीजें सुनने को मिलती हैं फादर की। तो वो इरिटेट होती है इन चीजों से कि मेरी क्या गलती है इसमें, अगर फादर ने मदर ने जो भी कुछ किया है उसमें मैं कहाँ। तो वो ना ही किसी से कह सकती, ना ही उसको सहन कर सकती, लगातार पिछले कई सालों से वो स्ट्रेस में चल रही है। अब उसको IBD क्रिएट हो गई। वो मेरे पास आए थे डायरिया के लिए, क्रैम्पिंग पेन डायरिया, तो सारे टेस्ट करा लिए, बाद में मालूम पड़ा प्रॉपर डायग्नोसिस जब बनी कोई कॉज नहीं मिल पा रहा था, तो डाल दिया गया। फिर उसको बाकी सिम्टम मैच किए तो IBD में डाला गया उसको, आइडियोपैथिक डिसऑर्डर है। ठीक, इंटरमिटेंट अटैक आएगा, एक्टिव डिसीज का फॉलोड बाय पीरियड ऑफ रेमिशंस, एक्टिव होगी फिर चली जाएगी, सेम कहानी थी उसकी, कुछ दिनों तक रहता है फिर गायब हो जाता है। तो रेमिशंस आते हैं इसमें बीच में, ठीक फिर आ जाएंगे। याद से पढ़िए, आपके पास भी पेशेंट हो सकता है। डिसीज रिएक्टिव बाय ट्रिगर फैक्टर, जैसे कि स्ट्रेस, डाइटेटरी फैक्टर, स्मोकिंग। मैंने यहीं से पकड़ लिया था, जब जब उसकी सेकंड मदर आती थी घर पर रहने के लिए, तब तब उसको कंप्लेंट बढ़ती थी, तो यानी वो ट्रिगर फैक्टर हो गया उसके लिए। वैसे ठीक है, जब जब वो उसको देखती थी तब तब उसको मन में वो इरिटेशन होता था कि ऐसा क्यों हुआ हमारे साथ। पूरी मेहनत उनकी पहली वाली मदर करती हैं, पर पूरा क्रेडिट उनकी दूसरी वाली मदर को मिलता है, क्योंकि वो सुंदर है, पैसे वाले घर से हैं, और वो उनकी मदर सुंदर नहीं है, पुअर फैमिली से हैं, तो उनको उतनी तवज्जो नहीं मिलती। हमारी समाज का ताना बाना ऐसा है कि जो पावरफुल है उसको तवज्जो मिलती है, जाहिर सी बात। इंसानियत तो बहुत दूर जा चुकी है। पावरफुल 2 ही चीज से इंसान है, या तो शक्ल सूरत से सुंदर हो या पैसे से। 2 लोगों की इज्जत है सोसाइटी के अंदर, बस तीसरी किसी को नहीं मिलेगी। आप कहीं भी चले जाइए, आप इन 2 की वैल्यू, बस पैसा और सुंदरता। तीसरा कोई चीज नहीं मार्केट में बची हुई है, रेयर लोग हैं, बात अलग। फॉर एग्जाम्पल, जो लोग 24 घंटे बैठ के टीवी पे में ज्ञान देते हैं, समानता समानता, आप देख लीजिएगा किसी भी एक न्यूज चैनल में कोई एक सामली लड़की, कोई एक बुजुर्ग महिला न्यूज पढ़ती हुई मिल जाए तो मान जाएंगे। क्या वो अनपढ़ है सारी सामली लड़कियां, या जो मिड एज की फीमेल है वो एंकर नहीं बन सकती? सिंगल बताइए आप एंकर, सिर्फ NDTV में छोड़ दो। NDTV जरूर ऐसा न्यूज चैनल है जहाँ पे आपको प्योर न्यूज और प्रॉपर प्रेजेंटेशन मिलता है, शो अप नहीं मिलता। और अगर मदारी देखना है आपको, तो जो R भारत आता है उसमें तो पूरा एक्टिंग ही देखने को मिलेगी आपको। शो अप पूरा साइकोटिक मैच मिलेगा, पूरा का पूरा साइकोटिक मैच, शो अप आपको कहीं ढूंढने नहीं मिलेगा। तो प्रेजेंटेशन, डायरिया, एब्डोमिनल पेन, वेट लॉस। वेट लॉस, जैसे उसने वेट लॉस बताया मुझे, मेरा पहला ध्यान गया कि शायद इसको टीबी है, एब्डोमिनल ट्यूबरकुलोसिस साइज से, क्योंकि एब्डोमिनल ट्यूबरकुलोसिस के भी सिम्टम यही आते हैं। मैंने उनको मोन्टुक्स कराया, उसमें कुछ नहीं आया, तो वहां से ध्यान हटा, टीबी नहीं है। ठीक, दूसरी तरफ ध्यान गया, शायद इनको एंटाइटिस यानी कुछ और हो, डिसेंट्री हो, वहां से कुछ स्टूल RM कराया, उसमें कुछ नहीं मिला, कल्चर कराया, कुछ नहीं मिला। मैक्सिमम जांच कराने के बाद नतीजा ये निकला कि उसको IBD में डालना पड़ा। जब तक कोई और एविडेंस नहीं मिल जाता तब तक वो IBD में ही है अभी हमारे पास। हालांकि उसको आराम है, उसकी सिस्टर भी इसी से कर रही है। अभी 2 दिन हुए, कल और आज विश्व फोन आया, उसको पेन में रिलीफ, इग्नेशिया दिया उसको, अभी देखते हैं केस आगे किधर जाता है। ठीक, डिसीज रिएक्टिव ट्रिगर फैक्टर आएंगे तो फिर से एक्टिवेट हो जाती है, ध्यान रखना। रिस्क कोलोनिक एडिनोकार्सिनोमा,
ये क्रॉनिक डिसऑर्डर धीमे 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 अगर आपने ट्रिगर फैक्टर को नहीं हटाया, मेंटेनिंग कॉज नहीं हटाया, तो पेशेंट ठीक भी नहीं होगा, इवन पेशेंट कैंसर तक में चला जाएगा। ये मरीज को बताना पड़ेगा आपको। कई लोग पूछते हैं सर एक बार ठीक हो जाएंगे पर दोबारा तो नहीं होगा। बिल्कुल हो सकता है, जब तक मेंटेनिंग कॉज नहीं हटाएंगे आप किसी भी डिसीज का पूरी तरीके से क्योर नहीं होगी। खाली दवाई से मरीज ठीक नहीं होता, ध्यान रखना। ट्रिगर फैक्टर भी आपको हटाने पड़ेंगे। अब सवाल ये उठता है उसकी माँ को कहाँ ले जाओगे आप? 2 शादी की है पिताजी ने, तो माँ को तो आप हटा नहीं सकते, तो उसकी बॉडी को ही आप ऐसे बना दो कि उसको एक्सेप्ट कर ले, उसकी काउंसलिंग करो कि जब हो चुका है वो तो वापस नहीं होगा। अब आपको जो है उसी के साथ चलना सीखना पड़ेगा, जीना सीखना पड़ेगा। तुम्हारी बॉडी एक्सेप्ट करना लग जाती है, एक्सेप्ट करने लगेगा, हाँ भाई ठीक है अब जो है यही ठीक है, आगे बढ़ो। क्योंकि कंप्लीटली लाइफ में सेटिस्फेक्शन तो किसी के पास नहीं, तो उसकी बॉडी धीमे धीमे उसको रिजेक्शन नहीं देती है, फिर एक्सेप्ट कर लेती है, भाई ठीक ठीक। ये देखो ऐसे मिलेगा आपको अल्ट्रासाउंड में, बेरियम मील कराते हैं, अब तो आजकल कोई कराता नहीं, पुराने जमाने में जांच होती थी, ऐसे दिखता था पूरा, जहाँ एयर है वहां ऐसा दिखता है। ठीक है, बेरियम मील में कराएंगे तो क्या कराएंगे आप? अल्सर दिख सकता है आपको, ठीक, नैरो हो सकती है ट्यूबुलर, क्योंकि वहां पे फाइब्रोसिस हो चुकी है। देखो ना आप, कहीं नहीं नजर आ रही है आपको, ये देखो, ये अल्सर बने हुए हैं, स्ट्रक्चर बना हुआ है, अंदर का है। भी बताएंगे एक्चुअल ये होता है एक्चुअल प्रेजेंस। कोबाल स्टोन पत्थर होता है ना, ऐसा दिखाई पड़ता है उसकी स्ट्रक्चर, ये एक्चुअल ये है पिक्चर, कोबाल स्टोन अपीयरेंस, ठीक। फाइब्रोसिस हो चुकी है, देखो बहुत बड़ी डेंजर हो जाती है, ये देखो सिकुड़ चुकी है आंख, ठीक। इतना कुछ स्ट्रक्चर हो गया, इतना कुछ इन्वेस्टिगेशन हो गया, क्लिनिकल फाइंडिंग ये ज्यादा मिलता है, बोबल बॉल अरेंजमेंट, कोबाल स्टोन अपीयरेंस, बाकी चीजें छोड़िए, काम की नहीं आपकी। एमआरआई से मालूम पड़ जाएगा, नो डाउट। आजकल तो हर लोग एमआरआई कराते हैं। एक वो हमारा क्रॉन्स, दूसरा हमारा कौन सा, अल्सरेटिव। अल्सरेटिव फटाफट पढ़ लीजिएगा तो कवर हो जाएगा पूरा हमारा। कॉजेज सुपरफिशियल, वो ट्रांसम्यूरल था, ध्यान से पढ़िएगा, वो ट्रांसम्यूरल था, ये सिर्फ सुपरफिशियल, इसलिए अल्सर को बोला है। स्टार्ट होगा रेक्टम से, वो स्टार्ट था माउथ से एनस तक, ठीक है, यानी इसमें बड़ी आंत ज्यादा इन्वॉल्व है अल्सरेटिव में, उसमें छोटी आंत ज्यादा इन्वॉल्व थी, ठीक है। टोटल कोलाइटिस, बैक वॉस लाइटिस, मोर कॉमन है कहाँ पे, रिलेटेड जीन्स, ये कुछ नाम दिया हुआ DR2, ठीक। फीमेल पकड़ी है, उसमें ऐसा कुछ नहीं था, 20 से 25 साल की एज थी, यहाँ पे 30 से 40 साल की एज है, तो इसी एज में आकर फीमेल को मैक्सिमम कॉम्प्लिकेशन होते हैं। मैंने कई बार बताया है, इस एज में आकर फीमेल ज्यादा कंफ्यूज हो जाती है, ना वो यंग बची है, ना वो 40 साल में अपने आप को ओल्ड मानती है, मिड एज होती है। अब वो उस एज में ना ही उसका हस्बैंड उस पर फोकस करता है, ना बच्चे अब बड़े हो गए हैं, वो अपनी दुनिया में चले गए, तो उसको लगता है कि मेरा कोई वजूद नहीं है, मैं क्या हूँ, तो कंफ्यूज हो जाती है बहुत ज्यादा। मिडिल एज फीमेल के लिए बहुत ज्यादा इरिटेटिंग एज होती है, ना उसके लिए वो दीवानगी रही लोगों की, ना उसके पास बच्चों वाला अटैचमेंट रहा, बच्चे तो अपने दिन में बड़े हो गए, 20-22 साल के हो गए, हस्बैंड अपने काम में मस्त है, तो उसको लगता है कि मैं कुछ हूँ ही नहीं, मैं सिर्फ काम करने के लिए, तो उसके अंदर से फ्रस्ट्रेटिंग हार्मोन रिलीज होते हैं जो उसको डिसऑर्डर लेके आए, तो फीमेल ज्यादा प्रोन है अल्सरेटिव के लिए। सिम्टम वही आएंगे, डायरिया, टेनिसमस, ब्लीडिंग और रेक्टम क्रैम्पी पेन, सिम्टम लगभग सेम है, फाइंडिंग से मालूम पड़ेगा, ठीक। उसकी तुलना में ये माइल्ड डिसीज है, वो यहाँ सीवियर होती है। रिजल्ट्स वही है जो उसमें थे, बेरियम मील यहाँ कराना पड़ेगा, बेरियम मील भाग रहा है, CT MRI करा लो, क्लियर हो जाएगा। ये देखो
मिल रहा है आपको अफेक्टेड एरिया? ये देखो लार्ज इंटेस्टाइन ज्यादा अफेक्टेड है, वाइट वाइट हो चुका है, गैस नहीं है आप। ये देखो अपीयरेंस, ठीक है, सीटी में मालूम पड़ जाता है इजीली। थिकनिंग हो जाती है वॉल की, जो हाउस हाउस पाइप होता है ना कार का, उस तरह की अपीयरेंस होता है। यहाँ देखिए 80% बोबल जो स्मॉल इंटेस्टाइन इन्वॉल्व है, यहाँ 95% केस में लार्ज इंटेस्टाइन इन्वॉल्व है। इसके लीजन भी मिल रहे हैं, यहाँ पे इतने नहीं मिलते, स्प्रेडिंग वाले मिलेंगे, इधर स्क्रिप्ट मिलेंगे जगह जगह। यहाँ पे मुंह में भी छाले मिल जाएंगे, यहाँ पे नहीं मिलते इतना। ठीक है, बहुत सारी चीजें हैं जो आप डिफरेंस कर सकते हैं। बाकी जो सिम्टम है और किन किन बीमारियों में मिलते हैं उनमें आप करेंगे डिफरेंशियल डायग्नोसिस। टीबी में आपको ऐसे सिम्टम मिल जाएंगे, अपेंडिक्स भी आपको ऐसे मिमिक्री करता है जिसे ये सिम्टम करते हैं, मेसेंटेरिक एडेनाइटिस में सेम सिम्टम मिल जाएंगे, मैलिग्नेंसी में ऐसा मिलेगा, पर चूंकि जांच करेंगे तो क्लियर हो जाएगा। डायवर्टिकुलाइटिस में सिम्टम मिल जाएंगे ऐसे, ठीक, इस्चेमिक कोलाइटिस में मिल जाएंगे। तो ये आपके दिमाग में होनी चाहिए, जो मैंने आपको बताया था। आईबीडी में जाने से पहले मैंने मैक्सिमम जांच उसकी करा ली थी, टीबी फाइंड आउट कर ली थी, अपेंडिक्स चूंकि सीटी करा लिया तो मालूम पड़ ही गया था, मैलिग्नेंसी कोई सिम्टम मिल नहीं रहे थे। तो आज फाइनली हम पहुंचे आईबीडी की तरफ। आज मैक्सिमम आपकी आईबीडी कवर हो चुकी है। यहाँ पे किसी कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते, किसी कोई भी क्वेश्चन है पूछ सकते हैं, वरना ये टॉपिक हमारा फिनिश। पहले डिसीज पढ़ना सीखिए अच्छे से, फिर मेडिसिन की तरफ जाइए। जी आईबीडी का परमानेंट क्योर है सर इसमें, या वंडरफुल रिजल्ट सर आईबीडी का होम्योपैथी वंडरफुल, मगर मिनिमम 6 मंथ और मैक्सिमम 1 ईयर तो लग जाता है। पेशेंस हमारा खुद का और पेशेंस पेशेंट का दोनों का होना जरूरी है। और बीच बीच में आप इसे फाइंड करते चाहिए कि हम राइट ट्रैक पे चल रहे कि नहीं। जनरल कंडीशन उसकी और पैथोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन दोनों में इंप्रूवमेंट होना चाहिए टाइम टाइम पे, तो ही आप केस को लें, वरना केस को हाथ डालने की कतई आवश्यकता नहीं है। अगर आपकी पैथोलॉजी बहुत अच्छी है, यानी एलाइड सब्जेक्ट अच्छा है, और आपकी मेडिसिन अच्छी है, तो ही आप इसकी ऐसे केसों को लें, वरना आप केस को बिगाड़ बैठे। काउंसलिंग की भी जरूरत पड़ती सर? 101% काउंसलिंग आइडियोपैथिक या जो साइकेट्रिक डिसऑर्डर में बहुत रोल प्ले करती है। मैंने बोला ना कि मेरी सेम क्लिनिक पे शाम को एक फीमेल बैठती है, मैंने बैठाला उनको, एक मरीज नहीं देख पा रही हूँ पिछले 2 महीने से, और सेम क्लिनिक पे सेम, बल्कि जो और टाइम है सुबह के टाइम कौन आता है, तब भी हम 20 से 25 पेशेंट की ओपीडी सुबह करे आते हैं, जबकि मेन ओपीडी तो हमारी शाम की है पुरानी वाली क्लिनिक पे। तो काउंसलिंग का बहुत असर पड़ता है। एक बार आपसे मरीज मिल के जाए, आपके ऊपर ट्रस्ट कर लेंगे, यार हाँ इन्होंने तो मुझे सटीक आंसर दिया, सही जवाब दिए। कई बार ऐसा होता है कि मरीज दिखाने किसी और को आता है, साथ में 4 लोगों की दवा और लेके जाता है, तो मुझे भी देख लो, मेरे बच्चों से ही बात कर लो सर, मुझे लग रहा है कि आप ठीक कर रहे हो। तो मरीज को फीलिंग आ जाती है कि हाँ आप बात सही कर रहे हैं, काउंसलिंग ठीक से कर रहे हैं, डिसीज को ठीक से बता रहे हैं, आप ठीक डॉक्टर हैं। उसके अंदर से फीलिंग आनी चाहिए कि आप सटीक बात कर रहे हैं। उससे आपकी क्लिनिक बहुत रन करती है सर, ऐसा मैंने पर्सनल एक्सपीरियंस किया हुआ है, कई बार किया, एक बार नहीं कई बार। आपकी साउंड नॉलेज आपको बहुत मरीज दिलाती है, कॉन्फिडेंस आपकी प्रैक्टिस में, आपका अपना प्रैक्टिस पर बहुत मायने रखता है। ये केस तो हमारे लिए बहुत अच्छा केस है आईबीडी का। एलोपैथी में कुछ है ही नहीं उनके पास, आइडियोपैथिक डिसऑर्डर में उनके पास कुछ नहीं है सिवाय स्टीरॉयड के, आप ही हो उनके पास होप एक। ठीक है सर, और कोई? चलिए अब हम सोमवार मंगल बुध सिर्फ 3 दिन क्लास रखेंगे। 3 दिन आप लोग स्टडी करिए, अदर सब्जेक्ट की आने वाले टाइम में हम मदर टीचर की सीरीज लेके आएंगे। जब तक ये जीआईटी चल रहा है आप लोगों की प्रैक्टिस और मजबूत कराएंगे, है ना, तो एलाइड भी चलेगा और प्रैक्टिकल पार्ट भी चलेगा जब तक एग्जाम नहीं हो जाता। हरी भरी मत रहिए, करी मत, एंजाइटी मत रहिए,
इजिली इंटरेस्टिंग होके चीज़ों को पढ़ते रहिए, पर मेहनत करिए, जितना आपसे हो सकता है करिए, बाकी मालिक के हाथ में जो देना है उसको देगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सर। ओके, वेलकम।